नमस्कार विद्यार्थियों, अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था भाषा, साहित्य और व्याकरण। आज अपना चलेगा नया टॉपिक वर्ण विचार। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे र, अ, म, आ, ये अलग अलग वर्ण, इनके और भी ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या है? वर्ण। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि र, आ, म, ए। ये वर्ण, इनको अपन मिलाएंगे तो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का। क्या बन जाएगा? राम। वर्णों को मिलाया, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ। फिर अगली अपनी बात आती है शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे अपन अलग अलग शब्द लेंगे। कमल, ये एक शब्द है। चिंता है। तो शब्दों के मेल से किसका निर्माण हुआ? वाक्य का। अब मैं एक बार इसको वापस रिपीट कर रही हूँ। वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे र, अ, म, आ। और वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। अब आगे अपना आता है वर्णमाला। अब अपना आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? जैसे मोतियों के समूह से मिलकर के माला का निर्माण होता है, वैसे ही वर्णों के निश्चित और व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 46 है। इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। पहले अपन इनकी संख्या देखते हैं, बाद में अपन इनकी परिभाषा देखेंगे एक साथ। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 है। ह्रस्व मतलब छोटी, जो हमें छोटी मात्रा का बोध कराते हैं, और दीर्घ स्वर मतलब बड़ी, जो हमें बड़ी मात्रा का बोध कराएंगे। स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। इसमें ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगेगा, उच्चारण करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर। आगे आता है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की मात्रा की अपेक्षा हमें दुगुना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं ये? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर है। एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर स्वरों का तीसरा भाग है। इनके उच्चारण में हमें तिगुनी मात्रा का समय लगता है। जैसे कि किसी को पुकारने के लिए, जैसे हमने पुकारा राम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जितनी लंबी ध्वनि हम देंगे उतना ही लंबा क्या आएगा? ये वाला चिन्ह आता है, इसे कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। अब अपना आता है आगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजनों के 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। 25 कौन कौन से? कै, च, ट, ट। मतलब कैवर के 5, चैवर के 5, टैवर के 5 और तैवर के और पैवर के 5 बार। टोटल मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। अंतःस्थ। अंतःस्थ कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र,
4 है। कौन कौन से? श, श, स और है। ये ऊष्म व्यंजन है। अब आता है स्पर्श व्यंजन। हम किसी भी व्यंजन या स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से एक वायु निकलती है। उस वायु के द्वारा ही हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं और वर्ण निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। तो जब हमारे जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से वायु किसी ना किसी मुख के भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे अपन क का उच्चारण करेंगे, क, ख, तो क और ख के उच्चारण में वायु कौन से भाग को स्पर्श करेगी? कंठ को स्पर्श करेगी। च में किसको स्पर्श करेगी? ऊपर तालु को। प के उच्चारण में हमारे ओष्ठ को वायु स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। तो वायु जब मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकालते हुए जिन वर्णों को उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आगे अपना आता है अंतःस्थ। अंतःस्थ किसे कहेंगे? वायु हमारे मुख से वायु बिना किसी भी भाग को किसी भाग को स्पर्श नहीं करेगी, केवल सीधे बाहर निकलेगी, उसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्थ कहेंगे। अंतःस्थ की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? य, ल, ल और व। आगे आता है ऊष्म। ऊष्म की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? श, स और ह। वायु जब हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न करती हुई बाहर निकलती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब अपना आता है अयोगवा। अयोगवा की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं ये? अनुस्वार और विसर्ग। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, अयोगवा की संख्या 2। टोटल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 46। अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तब आप क्या उत्तर देंगे? 25 है। अयोगवा की संख्या कितनी है तब आप क्या उत्तर देंगे? 2 है। पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 है। तो ये अपना वर्णमाला का जो पार्ट है वो पूरा होता है। स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म के अलावा और भी हमारे अतिरिक्त व्यंजन वर्ण आते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त किसे कहेंगे? संयुक्त का मतलब मिला होना। 2 व्यंजन से मिलकर के जो बनने वाले नए व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श, इससे मिलके क्या बना? श बना। ट और र, इससे मिलके क्या बना? त्र बना। तो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनने वाले नए व्यंजन वर्ण, ये दो व्यंजन वर्ण हैं, इनसे मिलकर के नया व्यंजन वर्ण बना तो ये क्या कहलाया? संयुक्त व्यंजन। ज और य से मिलकर के ग बना, श और र से मिलकर के श्र। आगे आता है अपना द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे? 2 एक समान स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। 2 एक समान रहेंगे। व्यंजन कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। एक के अंदर तो स्वर नहीं है और एक के अंदर स्वर है, तो ये क्या कहलाएंगे? द्वित्व कहलाएंगे। जैसे कि क और क, ये समान है, इसका क्या बन जाएगा? पक्का। क और क, ये क्या है? द्वित्व है। अपन को जो आधे अक्षर मिलते हैं वो द्वित्व में नहीं आते हैं, समान होने चाहिए शब्द, वो क्या कहलाएंगे? द्वित्व कहलाएंगे। जैसे प और प, च और च, चच्चा और मैं का क्या हो जाएगा? मम्मा। ये क्या है? द्वित्व है। 2 व्यंजन वर्ण समान रहेंगे, इसमें एक तो आधा रहेगा और एक पूरा रहेगा, स्वर रहित रहेगा। ठीक है। आगे अपना आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहेंगे? उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंकना। पहले अपन उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? फेंकना। अपन किसी भी व्यंजन या स्वर का उच्चारण करते हैं तो ये तो पता है कि जिह्वा से ही होता है,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जिह्वा को ऊपर की ओर उठा करके आगे की ओर फेंका जाता है, उनसे जो व्यंजन निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। इन उत्क्षिप्त व्यंजन के नीचे बिंदी आती है। एक तो होता है ट, ढ, ड, ढ, न। इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, लेकिन जब इनका उच्चारण अलग तरीके से किया जाएगा तो उनके नीचे क्या आती है? बिंदी आती है। जब इसका उच्चारण क्या होता है? अड़, ढ़। जैसे अपन इसका उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण सिंपल होगा, जैसे डमरू, ड बोला हमने, डमरू। जब ये शुरुआत में रहते हैं व्यंजन, तब तो बिंदी नहीं आती है और ये उत्क्षिप्त नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्पर्श कहलाएगा। जैसे ढक्कन, ये अगर ये तो क्या है? द्वित्व है। ढक्कन, ढ के नीचे बिंदी नहीं है, ढक्कन नहीं है, ढक्कन है। तो इसका प्रयोग अपन ने शुरुआत में किया है तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी, तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ऐसे ही अपन देखेंगे पहाड़, ड़, इसका उच्चारण ड़ हो रहा है, तब इनका उच्चारण ड और ढ का उच्चारण जब बीच में या अंत में किया जाता है तब उनके नीचे क्या आती है? बिंदी आती है और वो क्या बन जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाता है। जैसे पहाड़, कढ़ाई, कढ़ाई, ड़, कढ़ाई नहीं है, ये कढ़ाई, पढ़ाई, पड़ाव। अब ये क्या है? उत्क्षिप्त बन गया। लेकिन अगर इनका उच्चारण जैसे बीच में किया, स्टार्टिंग में किया जाएगा, तब ये स्पर्श व्यंजन रहेंगे, उत्क्षिप्त नहीं कहलाएंगे। उत्क्षिप्त के नीचे क्या आती है? बिंदी आएगी, और ये बिंदी कब आएगी? जब अपन इसका उच्चारण बीच में या अंत में करेंगे। अगर हमें ये याद नहीं रहता है तो सीधी सी बात है, इसका उच्चारण करके देखेंगे अपन। जैसे पहाड़, एक तो होता है अड़, एक होता है ड। अड़ और ड में फर्क होता है। अब आगे अपना आता है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ मतलब क्या होता है? आगत का मतलब क्या होता है? आना, जो आई हुई है ध्वनियाँ। अब ये ध्वनियाँ कहाँ से आई हुई है? अन्य भाषाओं से आई हुई है। जैसे कि अंग्रेजी से क्या मिला हमें? ओ मिला, ऑफ, मॉल, ये मॉल है और ये होता है मोल। इसमें फर्क होता है। ये क्या, इसका उच्चारण अपन कैसे करेंगे? मोल, और इसका उच्चारण अपन कैसे करेंगे? मॉल। अ का उच्चारण रहेगा ओ, तो ये क्या कहलाएगा? आगत ध्वनियाँ, जो दूसरी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से, ज, ये क्या है? ज है, और ये क्या है? ज। इसमें फर्क होता है। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द जे उपयोग में आता है और इसके लिए जेड उपयोग में आता है। फ, फ के नीचे बिंदी होती है और इसका उच्चारण होता है फल। जैसे फल, अगर अपन फल बोलेंगे तब तो बिंदी नहीं आएगी और ये इस तरह से लिखा जाएगा फल। और अगर अपन फल बोलेंगे, फ बोलेंगे, फ, तो इसके नीचे क्या आएगी? ये बिंदी आती है। तो ये क्या है? आगत ध्वनियाँ होती हैं। अब आगे अपना आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ना। वर्ण विच्छेद या वर्ण संयोजन। विच्छेद किसे कहते हैं? तोड़ने को। वर्णों को अलग अलग तोड़ के लिखना क्या कहलाएगा? वर्ण विच्छेद कहलाएगा। और वर्ण संयोजन, टूटे हुए वर्णों को एक जगह मिला करके उससे शब्द बनाना क्या कहलाएगा? वर्ण संयोजन कहलाएगा। जैसे अपन पहले लेते हैं सामान्य वाला, जैसे राम, ये सामान्य है शब्द, इसमें ना तो कोई आधी मात्रा, आधा व्यंजन वर्ण है, ना ही कोई रेखी मात्रा है, ना ही कोई आधा र है, ना इसमें संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? सामान्य शब्द है। तो इसका अपन सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे र में किसकी मात्रा है? ये आ की, इसको आ को अलग अलग रख देंगे। मैं में किसकी मात्रा है? ए की, राम। ये क्या बन जाएगा? र आ मैं ए, मतलब राम। अपन ने व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया। जिस मात्रा का
शब्द आ रहा है, जिस मात्रा में वो शब्द बन रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका स्वर कहलाएगा। जैसे रा, रा किससे बन रहा है, र और आ से। अब अपन देखते हैं आधे वाले, जिसमें बीच में आधा व्यंजन आ जाता है। ये आधा व्यंजन है। अब अपन इसके टुकड़े कैसे करेंगे, घन श्याम, घन का तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, ध ए न ए। एक चीज का ध्यान रखना, जब अपन व्यंजन में से स्वर को निकाल देते हैं तो व्यंजन क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, और आधे व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है। अगर अपन ने हलंत नहीं लगाया और स्वर सही निकाला तब भी अपना क्या है, उत्तर गलत है। अब अपना आता है श, श आधा है, तो आधे श को अपन इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, यहाँ पर अब व्यंजन आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी स्वर का समावेश नहीं है। क्या बन जाएगा, य आ म अ, इस तरह से बन जाएगा। ये आधा था, तो इसके बाद में हमने डायरेक्ट व्यंजन लिख दिया, स्वर का प्रयोग नहीं किया। अब आता है री। देखो, एक तो होता है री शब्द के नीचे, एक होता है र, ये भी शब्द के नीचे लगता है, एक होता है र, ये लाइन के ऊपर लगता है। इन तीनों में फर्क होता है। जैसे मान लो क्री, ये क्री है, इसके अपन टुकड़े कैसे करेंगे, क प्लस री, इसके टुकड़े कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जैसे मृ, मृ के टुकड़े कैसे करेंगे, मैं प्लस री, प्री के पै प्लस री। जब व्यंजन के नीचे इस तरह की मात्रा आती है तब वो हमें री का उच्चारण करवाती है। ठीक है, एक बात। दूसरा आता है इस तरह से, ये अलग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, र। क्या कहते हैं इसे हम, र। इसके अंदर र पूरा है और क आधा है। जैसे क प्लस र प्लस अ, क्र। इसमें और इसमें ये फर्क होता है। अपन विद्यार्थी जो है वो वर्ण विच्छेद करने में इसमें काफ़ी गलती करते हैं। जैसे कि प्र, ये प्रश्न, प्रश्न आता है, प्रश्न में ये क्या बना हुआ रहता है, ये र होता है। जब हमें तिरछी लाइन मिलती है तब वो र होती है, और र उसमें, अब इसमें प आधा है या र आधा है, इसके अंदर प आधा है और र पूरा है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, प प्लस र प्लस ए। आगे आता है र, ये लाइन के ऊपर ये वाला है। जैसे मरु, ये र, ये र क्या है, आधा है। अगर ये र अगर लाइन के अगर इस तरह से नीचे आता है तब तो ये पूरा होता है, और अगर ये इस तरह से ऊपर आता है तब ये आधा होता है। अब अपन इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, कैसे करेंगे, म प्लस अ, यहाँ तक तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। मरु, अब र का उच्चारण पहले आ रहा है या म का उच्चारण पहले आ रहा है, र का उच्चारण पहले आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, र पहले लिखेंगे, मैं प्लस र प्लस, अब क्या आएगा, ए आएगा या मैं आएगा। भाई इसमें तो र के बाद में ए आया था, मतलब इसमें र के बाद में स्वर आया था। क्यों आया था स्वर, क्योंकि इसमें र पूरा था, क्योंकि ये व्यंजन के नीचे ऐसे तिरछी लाइन में आया था। लेकिन अब ये इस तरह से आ रहा है तो इसमें ये र क्या है, आधा है, और अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हमारा व्यंजन लिखेंगे। इस तरह से आपके ये 3 उदाहरण हल होंगे, 4 उदाहरण, और अपन उनको हल करते हैं। जैसे कृषि का, ये दिख रहा है, वी श ई, कृषि। आगे आता है क्रम, अब ये क्या है, ये र है, क प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ, इसी तरह से भ्रम का बन जाएगा। फिर आता है धर्म, मैंने आपको बताया था ना मान का, इसी तरह से धर्म का बनेगा, ध प्लस अ प्लस र प्लस न प्लस अ। इसी तरह से धार्मिक का बनेगा। अब
धार्मिक का कैसे बनेगा, देखो धा, धै प्लस आ, धारु। अब रै का उच्चारण आ रहा है, धार्मिक, धारो, रै। अब रै लाइन के ऊपर है तो ये आधा है, तो अपन क्या करेंगे, मा प्लस ई प्लस का प्लस आ। अब आगे अपना आता है संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण विच्छेद। ये त्रि है। त्रि क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जैसे त प्लस र, ये क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। इसका सिंपल तरीके से सीखो पहले, जैसे त्रिशूल, पहले तो त्रिशूल के टुकड़े कर लो, त्र प्लस ई। अब ये त्र किससे बना है, त प्लस रै से बना है, तो इसके टुकड़े कैसे होंगे, त प्लस रै प्लस ई। सही ये वाला होगा, ये गलत होगा। तो संयुक्त व्यंजन में से अपन को कौन कौन से संयुक्त व्यंजन मिले हुए हैं, उसमें कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं जिनको मिलकर के वो संयुक्त बना है, हमें पहले उसे अलग निकालना होता है। जैसे त प्लस रै प्लस ई, अब ये तो संयुक्त है ही नहीं, ये तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, श प्लस उ प्लस ल प्लस अ। क्षमा, क्षमा में ये संयुक्त आ गया। इसमें क्या क्या बना है, कर प्लस श प्लस है। अब आगे वहाँ तो वैसे निकल जाएगा, न प्लस आ। तो ये अपना आज का वर्ण विचार वाला टॉपिक है जो पूरा होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।